बताया गया था कि कौन कौन से ऐसे आपने करने हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे वो ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है माय फेवरेट पर्सनैलिटी। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा पढ़ के, और आप चाहें तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको फुल ट्रांसलेशन करके समझा देता हूँ, और इसे भी आपने याद करना है और अपनी कॉपी पे लिखना भी है। चलते हैं इस ऐसे की तरफ। क्या लिखा है देखें, एवरी नेशन हैज़ सम ग्रेट पर्सनैलिटीज़। हर कौम के अंदर कुछ अजीम और मौजूद शख्सियात होती हैं। दीज ग्रेट पर्सनस आर रिस्पेक्टेड, लव एंड ऑलवेज रिमेंबर्ड बाय द नेशन। ये जो मौजूद शख्सियत होते हैं ये हमेशा अपनी कौम में याद रखे जाते हैं। दे अर्न दिस ऑनर बाय वर्च्यू ऑफ देयर ग्रेट डीड्स एंड सर्विसेज टू देयर नेशन। और ये जो एजाज़ वो हासिल करते हैं अपने अच्छे किरदार से, और जो खिदमात वो अपनी कौम के लिए देते हैं, इस वजह से जो कौम है उनको कभी नहीं भूलती, हमेशा याद रखती है। द सच पर्सनस आर कॉल्ड नेशनल हीरोज, ग्रेट लीडर। ऐसे लोगों को हम कौमी हीरो कहते हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ माई फेवरेट नेशनल हीरो। अब जहाँ तक इस ऐसे में बात की जा रही है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो मेरी पसंदीदा शख्सियत में से एक हैं, जो कि एक ग्रेट लीडर, एक अजीम सरबराह भी रह चुके हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ आवर बिलव्ड होमलैंड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो हमारे पाकिस्तान के बानी भी हैं। इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज सर्विसेज इन द मुस्लिम टू ऑफ साउथ एशिया वी कॉल हिम क़ायद-ए-आज़म विच मीन्स द ग्रेट लीडर। उन्होंने जो खिदमात दी बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए, उनकी इन खिदमात की वजह से लोगों ने उन्हें एक लक़ब दिया, और वो लक़ब क्या था, क़ायद-ए-आज़म के नाम से, जिसका मतलब होता है ग्रेट लीडर, जिसका मतलब होता है एक अजीम सरबराह। ही वॉज बॉर्न एट कराची ऑन 25 दिसंबर 1876। वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे। ही कम्प्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची एंड देन ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की और फिर आला तालीम के लिए वो बरतानिया यानी कि इंग्लैंड चले गए थे। ही टुक बैरिस्टर डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड एंड रिटर्न टू इंडिया। उन्होंने वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की इंग्लैंड से, और फिर वापस इंडिया आ गए। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ लॉयर फर्स्ट इन कराची एंड देन इन बॉम्बे। उन्होंने अपने जो तालीमी जो करियर था उनका वो एज अ लॉयर स्टार्ट किया, जो प्रोफेशन उन्होंने अख्तियार किया वो एक वकील के तौर पर उन्होंने खिदमात शुरू की। पहले तो उन्होंने कराची में वकील के हैसियत से काम किया और बाद में मुंबई के अंदर। ही ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन द नेशनल पॉलिटिक्स। और उन्होंने बाद में सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू किया। ही हैड फर्स्ट जॉइन द ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम एंड द हिंदू। उन्होंने पहले एक पार्टी है जिसका नाम ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है, पहले उसमें शमूलियत इख्तियार की उन्होंने, और फिर उन्होंने कोशिश की कि मुसलमान और जो हिंदू हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें। बट ही फाउंड आउट वेरी सून दैट द हिंदू लीडर वर नॉट इन अ फेवर ऑफ गिविंग इक्वल राइट्स टू द मुस्लिम। लेकिन उन्हें इस बात का जल्द एहसास हो गया, जो हिंदुओं के सरबराह थे, जो लीडर थे, वो इस हक में नहीं थे कि हम मुसलमानों के साथ बराबरी का सलूक करेंगे। दे वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश हिंदू राज इन इंडिया। और वो ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर वो सिर्फ हिंदुओं का राज लेकर आए और सिर्फ हिंदुओं की हुकूमत हो। सो द क़ायद-ए-आज़म लेफ्ट द कांग्रेस एंड ज्वाइन द मुस्लिम लीग। तो क़ायद-ए-आज़म ने उसी वक्त वो जो पार्टी उन्होंने पहले ज्वाइन की थी, जिसमें शमूलियत अख्तियार की थी, वो छोड़ दी और फिर मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। He loved the helpless Muslim living in India under the British and the Hindus domination. वो वहाँ के मुसलमानों से जो बेचारे बेहारों मददगार थे, जो ब्रिटिश और इंडिया के जो लोग थे उनके बीच में मौजूद थे, उनसे वो बड़ी मोहब्बत करते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर उस वक्त हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी। हिंदुओं को एक एज हासिल था। He wanted to liberate मुसलमानों को आज़ादी दिलवाना चाहते थे। He therefore began to encourage, organize and unite them under the banner of Muslim League. इसलिए उन्होंने जद्दोजहद शुरू कर दी और मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसके ज़रिए से उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे। The Muslim League started the untiring struggle for the freedom under the vice leadership of the क़ायद-ए-आज़म। अब मुस्लिम लीग जो पार्टी थी इसमें जितने भी लोग थे उन्होंने क़ायद-ए-आज़म की सरबराही में जद्दोजहद शुरू की, आज़ादी की जंग के लिए लड़ाई शुरू की। By virtue of the wisdom, willpower, courage and long struggle of the क़ायद-ए-आज़म, we got Pakistan on 14 अगस्त 1947। क़ायद-ए-आज़म की बेहतरीन काविशों और मेहनतों के नतीजे में हमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान
नसीब हुआ, पाकिस्तान हमने आज़ाद किया। द एंटायर नेशन इज़ ग्रेटफुल टू हिज बिलव्ड नेशनल हीरो। पूरी कौम हम कायद की बहुत शुक्रगुजार है। थो ही इज़ नो लॉन्गर विद अस, अगरचे वो आज हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनके कहे गए जो चंद अल्फाज हैं वो हमारी रहनुमाई के लिए बड़े काम आएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, कि हमारी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त और अपना सच्चा ईमान और आपस में जो है भाईचारगी अगर हम कायम करेंगे तो हम इंशाअल्लाह कोई मुल्क हमसे आंखें मिला चलने की बात नहीं करेगा। मोर ओवर हिज स्पीच आर देयर टू गाइड अस। आज हमारे पास उनकी जो तकरीरें हैं वो हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं। इन हिज स्पीच ही एडवाइज दैट पाकिस्तान कैन ओनली प्रॉस्पर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर इफ द पीपल सर्व इट विद ऑनेस्ट एंड सेल्फलेस डिवोशन। पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा, क़याम ने कहा, कि जब हम सारे जो जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के वो एक दूसरे के लिए मिलजुल कर काम करें, अच्छी तालीम हासिल करें और एक दूसरे के काम आएँ। He told his people that what they needed most was a good education. उन्होंने लोगों को बार बार इस बात की ताकीद की कि हमें एक अच्छी तालीम की ज़रूरत है, तालीम के ज़रिए से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। If we follow the direction given in his speech, our beloved country would become, inshallah, not only great and strong, but a fortress of Islam. अगर हम उनकी इन मिसालों पर जो उनकी स्पीच में जो बातें कही गई हैं उस पर अमल करेंगे तो ना सिर्फ हमारा मुल्क मजबूत होगा बल्कि हम इससे इस्लाम की भी हिफाजत कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऐसे की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे अब नेक्स्ट स्लाइड पे नज़र आएगा आपको, और वो नेक्स्ट ऐसे है माई हॉबी। माई हॉबी के हवाले से मैं आपको थोड़ा चलूँ कि हॉबी असल में क्या किसे कहते हैं, हॉबी का मतलब क्या होता है और इस ऐसे के अंदर क्या बताया जा रहा है आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट ऐसे की तरफ, ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। माई हॉबी। Hobby means a useful work in which one takes interest and derives pleasure by doing it in his spare time. Hobby का मतलब वो होता है एक वो मुफीद काम जिसके ज़रिए से हम जो हमारा फारिग वक्त होता है हम उसे अपनी हॉबीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। There is a saying, an empty mind is a devil's workshop. कहा जाता है कि एक खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। To avoid being idle, people have some hobbies. निकम्मा होने से बेहतर है, बेफजूल में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि हम एक अच्छी सी हॉबी तैयार करें और उस हॉबी पे ही अपना ज़्यादातर जो फ्री औकात होते हैं हमारे जो हमारा लेजर टाइम होता है उसे हम अपनी हॉबीज़ में सर्व करें। दे प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट टू आवर माइंड आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क। हॉबीज़ जो है, जो भी पर्टिकुलर हॉबी होती है किसी भी इंसान की, वो जब वो दिन भर के काम से थका हारा घर आता है तो उस हॉबी के ज़रिए वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है करके। दे कीप अस बिजी एंड सेव अस फ्रॉम वेस्टिंग आवर टाइम इन आइडल गॉसिप। ये हमारा वक्त भी बचाता है और हमें मसरूफ़ रखता है और हमें फजूल की जो गपशप होती है इससे भी बचाता है। हॉबी प्रोवाइड्स अस अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट। और ना सिर्फ जो हॉबी है जिसे हम मशगला कहते हैं, ना सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट का ज़रिया है बल्कि ये हमारे दिल को खुश करने के लिए भी एक बहुत मुफीद चीज़ है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज़ लाइक गार्डनिंग, स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, फोटोग्राफी, रीडिंग एंड प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा। बहुत सी तरह की हॉबीज़ होती हैं, जैसे कि कितने लोग जो हैं गार्डनिंग की हॉबी करते हैं, कुछ स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी इख्तियार करते हैं, कुछ कॉइन्स कलेक्शन करते हैं, कुछ फोटोग्राफीज़, कुछ रीडिंग बुक किताबें वगैरह पढ़ते हैं और दूसरे गेम भी खेला करते हैं। अ पर्सन एडॉप्ट्स अकॉर्डिंग टू वंस लेजर आर एंड चॉइस। अब ये हर एक शख्स की अपनी पसंद के मुताबिक एक हॉबी होती है कि उसके पास कितना वक्त है और वो कौन सी हॉबी अख्तियार करे जिससे वो वक्त दे सके। गार्डनिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी थ्रू विच आई कैन सी नेचर एंड एन्जॉय इट। अब गार्डनिंग जो है ये मेरी पसंदीदा मशगला है जिसके ज़रिए से मैं कुदरत के हसीन मनाजिर को देख सकता हूँ। नेचर इज़ अ ट्रू एंड डिपेंडेंट गाइड ऑफ मैन। और ये जो कुदरती मनाजिर होते हैं इंसान का दिल खुश करने के लिए एक मुफीद ज़रिया है। विलियम वर्ड्सवर्थ द इंग्लिश पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक इंग्लिश के मशहूर शायर गुजरे हैं, वो कहते हैं कि द नेचर नेवर बिट्रेज एनीवन हु लव्स हर। कि नेचर जो है, कुदरती मनाजिर जो हैं, वो इंसान को कभी धोखा नहीं देती
अगर वो इनसे मोहब्बत करे तो। माई स्मॉल गार्डन इज सो लवली दैट आई डू समथिंग इन डेली टू एड इट्स ब्यूटी। मैंने एक छोटा सा गार्डन बनाया है जहाँ पर मैंने बहुत से फूल और पौधे उगाए हैं, और मैं दिन भर इसमें जब मैं फ्री होता हूँ अपने वक्तों में तो उसकी खूबसूरती को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इसमें काम करता रहता हूँ। इट टेक्स मोस्ट ऑफ माई लेजर टाइम, और इसमें मेरा ज़्यादातर वक्त गुजरता है। जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं इन काम में अपना वक्त सर्व करता हूँ। आई हैव ग्रोन फ्लावर्स प्लांट्स ऑफ रोज, लिली, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, पॉपे एंड सनफ्लावर। मैंने बहुत से किस्म के फूल उगाए हैं, जैसे कि गुलाब का फूल है, लिली, जैस्मिन, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर जो कि सूरजमुखी का फूल है। द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स सर्व्स एज अ टॉनिक फॉर माई बॉडी एंड माइंड एंड थस हेल्प्स मी इन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर मेंटली। ये जो फूलों की जो खुशबू जब मैं बाग में जाता हूँ जो महकती है, इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है और ये मेरे माइंड को बहुत फ्रेश करती है। आई हैव प्लांटेड अ फ्यू ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो। मैंने कुछ ऐसे पौधे भी लगाए हैं जिससे हमें फल हासिल होते हैं। देयर इज एन एडिक्वेट ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल इन आवर कंपाउंड, और मैंने अपने कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसे सब्जियों के पौधे भी लगाए हैं जिससे मुझे बाजार जाके सब्जियां खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वी रेयरली परचेज एनी वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, और हमें बाहर जाके मार्केट से सब्जियां खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैंने अपने गार्डन में ही कुछ ऐसी सब्जियों के पौधे भी लगाए हुए हैं। गार्डनिंग प्रोवाइड्स मी विद अ गुड एक्सरसाइज फॉर द डे। गार्डनिंग के जरिए से मैं अपने आप को फिट भी रखता हूँ, इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इट कीप्स मी हेल्दी, हैप्पी एंड फ्रेश फॉर द डेज लेबर एट स्कूल एंड डूइंग असाइनमेंट एट होम। ये दिन भर की जो थकन होती है मेरी, जो स्कूल के अंदर या ऑफिस के अंदर जो लोग जाते हैं, जब वो थक कर आते हैं तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए वो अपनी हॉबीज़ के जरिए से थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करते हैं। गार्डनिंग इज माई सिंसियर फ्रेंड एंड इंस्पायर्ड मी व्हेन एवर आई एम इन डिप्रेस मोड। अब गार्डनिंग जो है ये मेरा एक बेहतरीन दोस्त है और ये मुझे बहुत सुकून फराहम करता है जब मैं डिप्रेस मूड में होता हूँ, जब मैं बहुत परेशान होता हूँ। वेन एवर आई कास्ट एट अ ग्लैंस ओवर माई स्मॉल गार्डन एंड सी द ब्यूटीफुल फ्लावर्स माई हार्ट ब्लूम। जब भी मैं अपने जो छोटा सा गार्डन है मेरा, उसकी तरफ नज़र दौड़ाता हूँ तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। हॉबीज़ हैव अ ग्रेट एकेडमिक वैल्यू एज वेल। हॉबीज़ के और भी दूसरे फ़वाइद हैं। माई हॉबी हैज़ टाउट मी अ ग्रेट डील अबाउट प्लांट्स लाइफ। इस हॉबी के ज़रिए मुझे जो पौधों की ज़िंदगी है उसके बारे में जानने का एक ज़रिया मिला है। टुडे आई नो अबाउट द न्यूमेरस वैरायटीज़ ऑफ प्लांट। आज मैं बहुत से पौधों की किस्मों के बारे में जानता हूँ, कौन से फूल हैं ऐसे, उन सब के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ वेजिटेबल कल्टिवेशन, और मुझे इससे सब्जियों की काश्तकारी का हुनर भी आ गया है। नाउ बॉटनी हैज़ बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी। अब जो बॉटनी है, जैसा कि आप सब जानते हैं, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के हवाले से बात करते हैं, तो अब ये कह रहा है कि बॉटनी जो है मेरे लिए एक बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट बन चुका है क्योंकि मुझे बहुत सी नॉलेज गार्डनिंग की जो मेरी हॉबी है इससे मुझे मिल चुकी है। ऑन हॉलीडेज आई वर्क आर टुगेदर इन माई गार्डन। जब मेरी छुट्टियां होती हैं तो मैं अपने गार्डन में बहुत से काम अंजाम देता हूँ। हॉबी इज़ एन इंटरेस्टिंग परसुएट थ्रू विच वन कैन ड्राइव प्लेजर, रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट ड्यूरिंग द फ्री टाइम। हॉबी एक बड़ा दिलचस्प, क्या कह सकते हैं उसको, एक दिलचस्प काम होता है जिसके ज़रिए से हम अपने फारिग वक्त को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय हैविंग अ हॉबी वी कैन पास आवर टाइम ईजली। हॉबी के ज़रिए से हम अपना जो वक्त होता है फारिग, उससे हम अच्छी तरह गुजार सकते हैं। दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ओल्ड एंड यंग अलाइक। ये बूढ़े हों जवान हों, सबके लिए किसी ब्लेसिंग से, किसी नेमत से कम नहीं है।